ममता ने सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी हो जाएगी और आज वह दुल्हन बनकर मंडप में बैठी है। मंत्रोच्चार हो रहे हैं और वह किसी की अर्धांगिनी बन रही है। यह सब ममता के लिए सपने जैसा ही था। ममता एक गरीब परिवार की लड़की थी। पिता थे नहीं, घर में माँ और ममता ही थे जो दूसरे लोगों को खेत में काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। उनके पास स्वयं का एक कच्चा घर भी था, 2 कमरों का, जो माँ बेटी के लिए काफ़ी था। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मगर ममता कर्मठ थी। उसे किसी के आगे हाथ फैलाना मंजूर नहीं था। वह मेहनत व लगन से काम करती थी। उसकी मेहनत देखकर अच्छे अच्छे लोग दंग रह जाते थे। अब ममता 25 बरस की हो गई थी। माँ को उसकी शादी की चिंता होने लगी। वह सोचती थी किसी भी तरह मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मगर ममता किसी भी तरह समझौता करना नहीं चाहती थी। यह लोग गरीब थे, इसलिए बूढ़े व अपाहिज लोगों के रिश्ते ज़रूर आते थे, जो धनाढ्य वर्ग के भी होते थे। मगर ममता जानती थी यहाँ विवाह किया तो दबकर रहना पड़ेगा, जो स्वाभिमानी ममता को ये कतई मंजूर नहीं था। ममता का कुंवारा मन सपने जरूर देखता था अपने राजकुमार के, मगर वह जानती थी कि यह केवल सपने ही हैं और कभी पूरे नहीं होंगे। वह अपनी सुखी गृहस्थी का सपना देखती। उसे बहुत प्यार करने वाला पति होगा और सुंदर से बच्चे होंगे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। पर वो जानती थी कि उसका यह सपना शायद ही पूरा हो, क्योंकि कोई भी उससे शादी करेगा तो उस पर दया करके करेगा, मगर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। पास के गांव में एक शिक्षक राम बाबू थे। उनकी धर्मपत्नी असमय ही भगवान के पास चली गई थी। अब घर में वे और उनका 8 वर्षीय पुत्र रहता था। पड़ोस में ही उनके चचेरे भाई का परिवार रहता था। वे ही उनकी व उनके पुत्र राहुल की देखभाल करते थे। राम बाबू सोचते थे बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से होती रहे तो वह अपनी आधी तनख्वाह चचेरे भाई को दे देते थे, मगर भाई व उसके परिवार के मन में खोट था। वे बस पैसा चाहते थे, राहुल का ख्याल ढंग से नहीं रखते थे। राहुल बेचारा अभाव में जी रहा था। बिन माँ का बच्चा बेचारा पेट भर खाने को तरस रहा था, प्यार तो दूर की बात है। चचेरे भाई के परिवार में 4 बच्चे थे, तो राहुल को कौन प्यार करता। उसकी दुर्दशा तो होनी ही थी। राम बाबू इस सबसे बेखबर नहीं थे। उन्हें लगता तो था राहुल का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, मगर सोचते थे इतना तो काम हो रहा है कम से कम, इसलिए उनकी पैसे से भी मदद कर देते थे। उनकी रिश्ते की बुआ ममता के गांव में रहती थी। उन्होंने सोचा कि राम बाबू कैसे अपना पूरा जीवन अकेले काटेंगे। अभी उम्र ही क्या हुई है, उनकी 32 वर्ष के ही तो हैं। उन्होंने राम बाबू से दूसरे विवाह के लिए बात करी और राहुल का भी हवाला दिया। पहले तो राम बाबू राहुल की बीमाता लाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, मगर बार बार कहने पर मान गए। उन्होंने बुआ से कहा, बुआ आप लड़की को स्पष्ट बता देना मेरा एक बेटा भी है और मैं उसी के लिए विवाह कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाद में कुछ झंझट हो। अरे नहीं बेटा, मैं सब पहले से ही बता दूँगी। लड़की को मंजूर होगा तभी ये रिश्ता होगा, बुआ ने समझाते हुए कहा। बुआ ने गांव जाकर ममता की माँ से बात करी और बहुत खुश होकर कहा, अरे सुभद्रा, तेरे तो भाग ही खुल गए। इतना अच्छा जवाई तुझे चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो सुभद्रा, ममता की माँ ने खुश होते हुए कहा, कौन है जीजी, जरा बताओ तो सही। बुआ राम बाबू के गुणगान करती हुई बोली, अरे मेरा भांजा है, बहुत अच्छा आदमी है, पास ही के गांव में रहता है, राम बाबू नाम है, सरकारी स्कूल में अध्यापक है। तो माँ आश्चर्य से कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर वे क्यों राजी होंगे हम गरीबों के घर रिश्ता जोड़ने के लिए। फिर बुआ ने बताना शुरू किया, वह विदुर है और एक पुत्र भी है 8 बरस का। उसको माँ मिल जाएगी, यह सोचकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कही है। तुम्हारी ममता राज करेगी, राज। माँ ने उदास होकर कहा, मगर जीजी, ममता ये ब्याह करने को तैयार ना होगी, आप तो जानते ही हो उसे। बुआ ने थोड़ा समझाते हुए कहा, तुम बताओ मत, बाद में जब शादी हो जाएगी तो उसे मानना ही पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं उसकी खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं। माँ कहती है,
मगर जीजी मैं अपनी बेटी के साथ कैसे धोखा कर दूं? तो बुआ थोड़े सख्त होकर कहती हैं, मैं जो बात कहती हूँ खरी खरी कहती हूँ। अगर झूठ नहीं बोलोगी तो कब तक अपनी बेटी को घर में बैठाए रखोगी? अगर तुझे उसे विदा करना है तो यह तो करना पड़ेगा, नहीं तो कर ले बूढ़ी अपनी बेटी को। सुभद्रा मान जाती है। वह सोचती है अगर उसने मना कर दिया तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। शाम को ममता घर आती है। उसकी माँ बताती है कि तेरे लिए एक रिश्ता आया है, अच्छा लड़का है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, पड़ोस के गांव में रहता है, शिक्षक है। ममता खुश हो जाती है। उसे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं होता। वह कहती है, मेरे लिए रिश्ता कैसे आ गया माँ? वह मेरे से शादी करने के लिए क्यों तैयार होंगे? हम तो इतने गरीब लोग हैं, उन्हें कुछ दे भी नहीं सकते। तो माँ ने कहा, बेटा उनकी बुआ अपने गांव में रहती हैं, उन्होंने तुझे देखा और भतीजे के लिए पसंद कर लिया। ममता बहुत खुश हो जाती है, मगर उसके मन में संशय बना रहता है। वह सोचती है ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता कैसे आ गया? क्या कारण हो सकता है? मगर जब माँ ने समझाया कि उन्हें गरीब घर की लड़की ही चाहिए थी जो उनके घर को अच्छे से संभाल सके, उसके बाद ममता आश्वस्त हो गई और अपनी नई ज़िंदगी के सपने बुनने लगी। और आज उसकी शादी है। विदाई के समय ममता बहुत रोई। उसे अपनी माँ की फ़िक्र ज़्यादा हो रही थी। वह आस पड़ोस में बोल गई कि मेरी माँ का ख्याल रखना। सरपंच काका को खास तौर पर बोल कर गई। विदा होकर ममता ससुराल आ गई। अब ममता ने राम बाबू की तरफ ध्यान से देखा। गेहुआ रंग, गठा हुआ शरीर, सधे हुए नैन नक्श, कुल मिलाकर आकर्षक। कोई भी उन्हें देखकर आकर्षित हो सकता था और ममता के साथ भी यही हुआ। वह पहली नज़र में राम बाबू की हो गई थी। घर भी बढ़िया था, ज़रूरत का सब सामान था घर में। ममता का कुंवारा मन सपने देखने लगा, मगर उसकी किस्मत को किसी की नज़र लग गई। ससुराल में पहले ही दिन ममता की मुलाकात उसकी चचेरी जेठानी से हो गई, जो उनके पड़ोस में रहती थी, वही जो राहुल की देखभाल करती थी। वह ममता से पहले ही खार खा बैठी थी, क्योंकि ममता के आ जाने से उन्हें अब आधा पैसा नहीं मिलने वाला था। वह ममता के पास आके बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगी। कितनी खूबसूरत हो तुम, पर मुझे तुम्हारी किस्मत पर दुख होता है, बड़ा रोना आता है बहन। ममता ने आश्चर्य करते हुए कहा, क्यों, क्या हो गया? मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा घर है। हाँ वो तो है, जेठानी संभल कर बोली, मगर तुम इतनी नाजुक सी हो, वो शैतान बच्चे को कैसे संभालोगी? कौन बच्चा? कैसा बच्चा? ममता ने तेज आवाज़ में पूछा। तो जेठानी आश्चर्य करने लगी, अरे तुम्हें नहीं पता क्या? राम बाबू का एक 8 साल का बच्चा है, बहुत ही शैतान है, दिन भर खाता रहता है और मुझे परेशान करता है। अभी तक तो मैं ही देखभाल करती थी, अब तो तुम उसकी माँ बन गई हो, तुम उसकी देखभाल करना। ममता को काटो तो खून नहीं। वह स्तब्ध रह गई। ये बातें सुनकर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, पर जेठानी वह तो बोलती ही जा रही थी। राम बाबू से भी बच के रहना, बहुत ही जालिम आदमी है। उनकी पहली बीवी, अरे अपने राहुल की माँ, उसको तो उन्होंने बहुत तड़पा तड़पा कर मार डाला। बहुत परेशान करते थे बेचारी को, उसको नौकरानी बना कर रखा था। बहन तुम तो बच के ही रहना। वैसे मेरी ज़्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है, इसीलिए इतना कुछ कह दिया। बस तुम मेरा नाम मत लगाना। राम राम, क्या ज़माना आ गया है। बड़बड़ाते हुए ममता को तिरछी नज़र से देखा और चली गईं। ममता की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके सपने पल भर में ही चूर हो गए। वह सोचने लगी, हम लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया इन लोगों ने, मेरी माँ को और मुझे धोखे में रखा। सच्चाई बता देते तो क्या हो जाता? और कैसा आदमी है, अपनी बीवी को ही तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब ममता को राम बाबू से घृणा होने लगी। धीरे धीरे करके सभी मेहमान चले गए। रात को सुहाग की सेज पर बैठी ममता सोच रही थी, कैसे इस नीच आदमी का सामना करूंगी। इस आदमी का मुंह भी देखना नहीं चाहती मैं। उधर राम बाबू बेचारे भोले वाले इस पूरी बात से अनजान थे। वह भी सोच रहे थे
कि अभी वह पहली पत्नी की यादें भूले ही नहीं हैं और कहीं नई वाली पत्नी के साथ कुछ अन्याय ना कर बैठें। मुझे सामंजस्य बनाकर रखना होगा। राम बाबू जैसे ही कमरे में घुसे, ममता पलंग से खड़ी हो गई। अपना घूंघट खुद ही उठाकर बोली, मेरे पास भी मत आना, दूर रहना मुझसे। घृणा है मुझे आपसे। आप लोगों ने हमें फरेब में रखा, बताया ही नहीं कि आप विदुर हैं और आपका एक 8 वर्ष का बेटा भी है। मैं और मेरी माँ बेचारे सोच रहे थे भले लोगों के घर का रिश्ता है और हमने हाँ कर दी। राम बाबू बेचारे सरपका गए। यह तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने संयत होते हुए धीमे स्वर में कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने पहले ही बता दिया था और बुआ को भी कह दिया था कि आपको भी स्पष्ट बता दें। हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, पर पता नहीं क्यों आपको नहीं बताया गया। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपको नहीं बताया गया, क्योंकि मैंने ये शादी ही अपने बेटे के लिए की, उसे माँ मिल जाए। मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप पूरे हक के साथ इस घर में रह सकती हैं और जब जाना चाहें आप जा भी सकती हैं। आपको कोई रोकेगा नहीं, पर कृपया कर मुझ पर ऐसा लांछन ना लगाएं। इतना कहकर राम बाबू कमरे से बाहर चले गए। ममता के कान जेठानी द्वारा इतने भरे थे कि उसे राम बाबू की इन बातों में भी धृष्टता दिखाई दी। वह रात भर अपनी किस्मत पर रोती रही। सुबह ममता की आंख देर से खुली। उसने देखा एक मासूम सा बच्चा उसे उठा रहा है। माँ माँ उठो, चाय पी लो। उसके हाथ में चाय का कप था। ममता ने पूछा, कौन हो तुम? बच्चा, मैं राहुल हूँ और आप मेरी माँ हो। ममता ने सोचा, तो ये है राम बाबू का लड़का। उसे उस मासूम से भी नफरत होने लगी। बच्चे ने कहा, आप मेरी माँ हो ना? मेरे दोस्त बोलते थे कि मेरी नई माँ आएगी, वह मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएगी जो मुझे पसंद है। वह खाना बनाएगी और मुझे पेट भर खिलाएगी। ममता सोचने लगती, मुझे नौकरानी समझ रखा है। कहो ना माँ, आप मेरे लिए खाना बनाओगी ना? बच्चे ने ममता को हिलाते हुए पूछा। ममता ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और कहा, दूर हटो, यहाँ से मुझे कुछ खाना वाना बनाना नहीं आता। बेचारा बच्चा अपना समूह बनाकर चला गया। अब ममता उठकर खड़ी हुई और उसने वहाँ रखी चाय पी। उसने सोचा, चाय किसने बनाई होगी? शायद राम बाबू ने ही बनाई होगी। बाहर आकर देखा, राम बाबू कहीं नहीं दिखे। राहुल गुमसुम सोफे पर बैठा था। उसने राहुल से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ गए? तो उसने कहा, मेरे पापा स्कूल गए और आपको कुछ चाहिए क्या? पापा मुझे बोल कर गए हैं मैं आपका ख्याल रखूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर ममता अंदर चली गई। 11 बजने में आ गए। ममता को ज़ोरों से भूख लगने लगी। उसने सोचा, चलो चलकर देखो तो सही किचन है कहाँ। वह बाहर आई और राहुल से पूछा, तो राहुल ने इशारा कर दिया। ममता किचन में गई। पूरा किचन जमा हुआ था। तो उसने राहुल से पूछा, तुम्हारे यहाँ खाना कौन बनाता है? राहुल कहता है, कोई नहीं, हम तो ताई जी के घर खाते थे। अब आप आ गई हो ना माँ, तो आपके हाथ का बना खाएंगे। तब ममता का ध्यान गया कि इस बच्चे ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। उसने उससे पूछा, क्यों, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं क्या? तुम्हारे पापा कुछ बनाकर नहीं गए? राहुल ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे पापा को खाना बनाना नहीं आता। रोज़ ताई जी टिफ़िन देती थी। अगर आज से आप आ गई हो तो ताई जी ने भी टिफ़िन नहीं दिया और मुझे भी खाने के लिए नहीं बुलाया। मुझे बहुत भूख लगी है। उसने अपने पेट की तरफ हाथ लगाते हुए कहा। ममता गुस्सा तो थी, मगर उसके दिल में ममता भी थी। उसने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा अभी तक भूखा है और मुझे भी भूख लग रही है। चलो कुछ बना लेते हैं। बस आज की बात है, शाम को उस दुष्ट इंसान को बोल दूंगी मुझे घर जाना है। अभी कुछ बना लेती हूँ। उसने टटोला तो पूरा किचन में किराने का सामान भरा हुआ था और उसने फिर सोचा कि देखो, खुद को तो खाना बनाना आता नहीं है और मेरे आते ही सामान ले आए। सोच रहे होंगे मुफ्त की नौकरानी मिल गई। उसने जल्दी से दाल चावल बनाए। दोनों खाना खाने बैठे। उसने देखा राहुल दाल चावल भी बड़े चाव से खा रहा है। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव देखा।
ममता ने दोनों के खाना खाने के बाद ममता ने किचन साफ कर दिया और राहुल ने भी उसकी मदद की। ममता ने सोचा जैसे वह पड़ोसन बोल रही थी वैसे यह बच्चा शैतान नहीं है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है। अब वह कमरे में चली गई। 4 बजे राम बाबू आए। ममता जग रही थी, वह कमरे में ही थी और बाहर की आवाज़ आ रही थी। राम बाबू ने राहुल से पूछा, खाना खाया? तो राहुल बोला, हाँ पापा, मम्मी ने बनाया था, दाल चावल खाया था। कुछ बचा है क्या? नहीं पापा, ख़त्म हो गया। आपने कुछ नहीं खाया क्या? नहीं, आज स्कूल की कैंटीन भी बंद थी, मैंने कुछ नहीं खा पाया। इतने में ममता बाहर आती है। वह कहती है, मुझे अपनी माँ के घर जाना है, मुझे छोड़ आइए। राम बाबू कहते हैं, तुम्हारी माँ सरपंच जी के परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कम से कम 10 दिन लगेंगे, तब तक तुम यहीं रहो, वह आ जाएंगी फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। ममता कहती है, माँ ने तो कुछ बताया ही नहीं था इस बारे में, आप झूठ बोल रहे हो। राम बाबू ने कहा, आप मेरी बात पर विश्वास करें, आपकी माताजी का तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय शायद पहले से ही था, इसलिए वह सरपंच जी के साथ चली गई। ममता मन महसूस कर रह गई। उसने सोचा 10 दिन और इस आदमी के साथ निकालने पड़ेंगे। अंदर जाकर लेट गई। राम बाबू के लिए खाना नहीं बनाया। ममता ने शाम को भी खाना नहीं बनाया तो राम बाबू बाहर से खाना ले आए। फिर उन्होंने राहुल को बुलाया, मम्मी को आवाज़ दे दो। राहुल ने ममता को बुलाया और तीनों ने खाना खाया। ममता के लिए नई बात थी, बाहर से मंगाकर खाना उसको मन में गलानी हुई कि मेरे रहते हुए इन्हें बाहर का खाना लाना पड़ रहा है। और उसे इस बात पर भी हैरानी हुई कि जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसा तो इनमें कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे। दोनों बाप बेटे बड़े ही सभ्य हैं। रात में ममता अंदर पलंग पर सोई रही, राम बाबू और राहुल बाहर सो गए। दूसरे दिन ममता की नींद सुबह ही खुल गई। उसने देखा राम बाबू उठ गए हैं और दूध लेकर आए हैं। उसने उनसे कहा कि अब 10 दिन मैं यहाँ रह रही हूँ तो खाना भी मैं बना लिया करूँगी, और उसने चाय बना दी। फिर राम बाबू के लिए टिफ़िन भी बना दिया। घर में कुछ था नहीं, केवल आलू थे, तो आलू की सब्ज़ी और पराठे बना दी। राम बाबू ने टिफ़िन ले लिया और फ्रिज पर कुछ पैसे रखते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो बाज़ार जाकर कुछ सब्जी भाजी ला सकती हो, राहुल को साथ ले जाना। और ममता के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही चले गए। इधर सुबह जब राहुल उठा तो ममता ने उसे ब्रश करने को कहा और गिलास भर के दूध दे दिया। तो राहुल ने बोला, माँ आप मुझे रोज़ दूध दोगी ना? क्यों, तुम रोज़ दूध नहीं पीते? नहीं, मैं रोज़ नहीं पीता, जिस दिन पापा की छुट्टी होती है उस दिन पीता हूँ। तुम्हारी ताई जी नहीं देती थी? नहीं, उनके घर पर दूध खत्म हो जाता था, राहुल ने बेचारगी से कहा। ओह, ममता ने कहा, चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ, फिर हम बाज़ार चलेंगे। राहुल ने कहा, मैं तो खुद ही नहाता हूँ, इतने छोटे से बच्चे होकर खुद नहाते हो? हाँ, कोई मुझे बोलने वाला नहीं है, कभी नहाता हूँ तो कभी नहीं नहाता हूँ। चलो आज से मैं तुम्हें नहलाऊँगी। ममता राहुल को नहलाती है तो राहुल को बहुत अच्छा लगता है, वह रोने लगता है। ममता उससे पूछती है, क्या हुआ? मुझे माँ की याद आ रही है, वह मुझे ऐसे ही नहलाती थी। ममता राहुल को गले लगा लेती है। दोनों तैयार होकर बाज़ार जाते हैं। ममता सब्जियाँ और बहुत सा ज़रूरत का सामान लेकर आती है। आकर घर की सफाई करती है। राम बाबू शाम को घर आते हैं तो घर की रंगत बदली बदली नज़र आती है। अब घर घर लग रहा है, हर चीज़ करीने से सजी हुई है। वे खुश हो जाते हैं, उन्हें अपनी पहली पत्नी की याद आ जाती है। वह जब थी घर ऐसे ही सजा रहता था, कितना खुशहाल था सब, मगर उस बीमारी ने इनका सब कुछ छीन लिया। सीता के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी ही वीरान हो गई। राहुल ने पानी और चाय लाकर दी। राम बाबू ने उसे गौर से देखा। आज राहुल अच्छा लग रहा था, खुश भी बहुत था। उन्होंने कहा, राहुल आज स्मार्ट लग रहे हो। हाँ पापा, आज मुझे माँ ने नहलाया है ना। राम बाबू सोचते हैं, चलो कुछ समय के लिए ही सही, बच्चे को प्यार तो मिल रहा है। शाम को ममता पूरा खाना बनाती है, दाल चावल रोटी सब्जी। राम बाबू ने बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट भोजन किया था। रात को सोते समय राम बाबू सोचते हैं,
कहीं ऐसा ना हो कि हमें इसकी आदत हो जाए, फिर 10 दिन बाद तो ये चली ही जाएगी। मैं तो किसी तरह संभल जाऊंगा, मगर ये बच्चा सहन नहीं कर पाएगा। पर जो खुशी इसको थोड़े से दिनों के लिए मिल रही है, उसको कैसे छीन लूँ। वह राहुल की तरफ देखते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह राम बाबू की नींद खुलती है तो ममता पहले ही उठ चुकी होती है। राम बाबू दूध लेकर आते हैं और खुद ही चाय बनाने लगते हैं। तो ममता कहती है, मैं बनाती हूँ। अरे 10 दिन बाद तो मुझे ही बनानी है, इसलिए मैं क्यों अपनी आदत ख़राब करूँ। राम बाबू कहते हैं, और मेरा टिफ़िन भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी स्कूल में कैंटीन है, उसी में खाना खा लिया करूँगा। पहले भी यही करता था। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, राहुल से थोड़ा दूर ही रहना। मासूम बच्चा है, मैं नहीं चाहता कि उसे तुमसे लगाव हो जाए। उसे तुमसे लगाव हो गया और जब तुम चली जाओगी तो उसे बहुत परेशानी होगी। ममता गर्दन हिलाकर हाँ कह देती है और सोचती है, कितना खड़ूस आदमी है। मैंने सोचा 10 दिन इनके घर रही हूँ तो क्यों एहसान लिया जाए, इनका काम ही कर दो, मगर यह इंसान इस लायक ही नहीं है। इतने में राहुल भी उठ जाता है। सुबह उठते ही माँ माँ कहकर ममता के गले लग जाता है। ममता गुस्से में रहती है, पर वह सोचती है, इसमें इस मासूम की क्या गलती है। वह राहुल के साथ अपना व्यवहार चेंज नहीं करती, राहुल के साथ रोज़ की तरह ही रहती है। इस तरह 4 दिन निकल जाते हैं। ममता और राहुल में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ममता राहुल का पूरा ध्यान रखती है। राहुल भी अपनी माँ पर जान छिड़कता है, मगर राम बाबू के साथ बस काम की बात होती थी। रात का खाना वह घर पर ही खाते थे। ममता और राहुल छुपन छुपाई खेल रहे थे। दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे थे कि उनकी पड़ोसन, जो ममता की चचेरी जिठानी थी, वह आती है। अरे बहन, कैसी हो? मैंने तो सोचा था तुम अपनी किस्मत पर रो रही होगी, मगर तुम तो इस सपोले के साथ मस्ती कर रही हो। अरे नहीं दीदी, ये तो बच्चा है, इसमें इसका क्या दोष है। ये तो कितना मासूम है, देखो। राहुल की तरफ इशारा करके बोली। अरे ये बहुत शैतान है, तुम्हारी नाक में दम कर देगा। अपनी माँ को तो खा गया, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अरे दीदी, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। कोई बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हैं क्या। वह नाराज़ हो जाती है और कहती है, तुम कल की आई मुझे तमीज़ सिखाती हो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। मानना या ना मानना तुम्हारा काम है। मैं तो ये चली और चली जाती है। ममता को भी बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, कैसी औरत है, उसे ये भी नहीं पता कि बच्चों के सामने कैसे बातें की जाती हैं। राहुल आता है और ममता के गले लग जाता है और कहता है, माँ, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। ममता पूछती है, क्यों बेटा, क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो। पहले आप बोलो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। नहीं तो मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी मेरे राजा बेटे को। माँ, ये ताई जी है ना, मुझे बहुत मारती थी और मुझे पेट भर खाना भी नहीं देती थी। मुझे बहुत टाइम तो भूखा ही रहना पड़ता था। प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। और वह कसकर गले लग जाता है। ममता भी रोते हुए बोलती है, नहीं बेटा, मैं तुझे कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब उसे समझ में आ जाता है कि यह जो उसकी जेठानी ही अच्छी महिला नहीं है और शायद उसका काम ही है घर में आग लगाना। अब राहुल और ममता का बंधन और मजबूत हो जाता है। दूसरे दिन ममता देखती है कि उसकी चचेरी जेठानी राहुल से कुछ बात कर रही है, तो ममता ध्यान से उनकी बातें छुपकर सुनने लगती है। उसकी जेठानी राहुल को कहती है, जो तुम्हारी माँ है ना, वह सौतेली माँ है। तुम नहीं जानते हो, सौतेली माँ बहुत बेकार होती हैं। पहले तो बहुत प्यार करेंगी, फिर बाद में तुमसे पूरे घर का काम करवाएंगी। तुम बिल्कुल भी उसकी बातों में मत आना। और हाँ, उसके साथ ढंग से बातें मत किया करो। हर चीज़ की जिद किया करो। वह जो खाने को दे वह चीज़ मत खाओ, दूसरी मांगा करो। उसे बहुत परेशान करो, नहीं तो वह तुम्हें परेशान करेगी। राहुल कहता है, ताई जी, वह मेरी माँ है, वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। आप उनके बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। और वह चला जाता है। ममता की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह सोचती है, बच्चे कितने निश्चल होते हैं। वह छोटा सा बच्चा मुझे कितना प्यार करता है। वह मेरे लिए अपनी ताई जी के सामने बोल गया,
जिससे वह इतना डरता था। मैं माँ हूँ उसकी और वो मेरा बेटा। कुछ रिश्ते दिल के बने होते हैं, पर मुझे तो जाना है। अब गिनती के दिन ही बच गए हैं। कैसे रहूँगी उसके बिना और वह मेरे बिना। यह सोचते सोचते वह सो जाती है। फिर शाम होती है। राम बाबू घर आते हैं। खाना खाकर वो टहलने जाते हैं तो ममता को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह देखती है कि उसकी चचेरी जेठानी राम बाबू से कुछ बातें कर रही है। वह खिड़की में से सुनती है। जेठानी राम बाबू को भड़का रही थी। वह कह रही थी कि ममता राहुल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, उसे मारती पीटती है और घर का सारा काम भी उसी से करवाती है। राहुल बच्चा होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा है और राहुल ने खुद ने आकर उससे कहा है। तो राम बाबू चिल्लाते हुए कहते हैं, भाभी आप कैसी बातें कर रहे हो? ममता ऐसी हो ही नहीं सकती। मैंने उसकी आंखों में राहुल के लिए ममता देखी है। वह राहुल का इतना ख्याल रखती है जितना कि सीता रखती थी। मैं आपकी बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता कि ममता ऐसा कुछ करती होगी। कृपया आप इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। मेरे घर में जो चल रहा है मुझे पता है और आपको उसमें दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बातें सुनकर ममता की आंखें भर आती हैं। बस सोचती है जिससे मैं इतनी नफ़रत करती हूँ उसे मुझ पर कितना विश्वास है। वह अपनी भाभी तक से लड़ाई कर बैठा मेरे लिए। राम बाबू घर में वापस आते हैं तब ममता ऐसा दर्शाती है कि उसने कुछ सुना नहीं। वह अपने काम में लगी रहती है। राम बाबू भी टीवी देखने लगते हैं और राहुल से कहते हैं कि 10 दिन बाद तुम्हारी भी स्कूल खुलने वाली है तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दिन भर खेल कूद में निकाल देते हो, पढ़ाई भी कर लिया करो। राहुल बोलता है, पापा वह तो मैंने पहले ही चालू कर दी है। माँ रोज़ 2 घंटे पढ़ाती है। राम बाबू ममता की तरफ देखकर उसको धन्यवाद देते हैं। ममता खुश हो जाती है। वह सोचती है जो जेठानी ने बात बताई थी कि राम बाबू बड़े जालिम इंसान हैं, वह गलत ही होगी, क्योंकि वह ऐसे लगते तो नहीं, पर उन्होंने झूठ बोलकर मुझसे शादी करी है। मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। झूठे तो वो हैं ही। खड़ी होकर किचन में जाने लगती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। राम बाबू उसको उठाते हैं, बिस्तर पर लेटाते हैं और डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर कहता है पैर में मोच है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, 2 दिन आराम करेंगी तो सही हो जाएगी। राम बाबू स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और वह पूरी लगन से ममता की सेवा करते हैं। लैट्रिन बाथरूम तक ले जाना, चाय पानी देना। राम बाबू दलिया, दाल चावल, खिचड़ी ये चीज़ें बना लेते थे। वही चीज़ें बनाकर ममता को भी खिलाते थे। राहुल भी पूरे मनोयोग से अपनी माँ की सेवा कर रहा था। ममता को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने भी सोचा वह जितना सोच रही थी उतने गंदे इंसान नहीं है राम बाबू, मगर झूठे तो हैं। शायद कुछ मजबूरी रही होगी, नहीं तो लगता नहीं है जानबूझकर झूठ बोलेंगे। 2 दिन निकल जाते हैं। ममता अब लगभग सही हो चुकी है। इन दिनों ममता ने राम बाबू को ध्यान से देखा। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है उनका। गठा हुआ बलिष्ठ शरीर, 6 फुट हाइट, गेहुआ रंग, बात करने का ढंग, और कोई होता तो उन्हें देखकर ही फिदा हो जाता। वह गिरी थी तब राम बाबू ने ही उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया था। यह सोचकर ममता के शरीर में फुरफुरी सी दौड़ने लगी। वह उसके गाल शर्म से लाल हो गए। रविवार आने से 1 दिन और छुट्टी का मिल गया। ममता काम करना चाहती थी, मगर राम बाबू चाहते थे कि यह 1 दिन और आराम कर ले। अब 8 दिन बीत चुके हैं। राम बाबू सोचते हैं 10वें दिन ममता की माँ आ ही जाएंगी तो ममता को उसके घर भेजना ही पड़ेगा। कितनी अच्छी लड़की है, पूरे घर को संभाल लिया है। राहुल तो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता। कैसे रोकूं उसको, कैसे, किस मुंह से रोकूं? उसके साथ भी तो गलत हुआ है, मगर मेरा राहुल फिर से अनाथ हो जाएगा, फिर से बिन माँ का हो जाएगा। राम बाबू भी ममता को पसंद करने लगे थे। वह भी दिल से यही चाहते थे कि ममता हमेशा के लिए यहीं रह जाए। यह सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह हो जाती है। राम बाबू स्कूल के लिए निकल जाते हैं। घर में ममता और राहुल ही रह जाते हैं। ममता राहुल को पूछती है कि राहुल, मैं चली जाऊंगी तो मुझे याद करोगे? राहुल कहता है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। राहुल रोने लगता है।
आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकूँगा, मैं मर जाऊँगा। ममता उसको कस के गले लगा लेती है और कहती है, बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं। शाम को राम बाबू घर आते हैं। ममता ने खाना बनाया और राहुल को खाना खिला देती है। राम बाबू से भी कहती है, खाना खा लीजिए। राम बाबू कहते हैं, मेरा मन नहीं हो रहा है, तुम खाना खा लो। उन्हें अंदर से बुरा लग रहा है कि कल ममता चली जाएगी। ममता का भी मन नहीं लग रहा था, उसने भी खाना नहीं खाया। दूसरे दिन राम बाबू स्कूल जाते समय ममता को कहते हैं, शाम को मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊँगा, और चले जाते हैं। ममता भी अपना बैग जमाने लगती है। राहुल पूछता है, आप कहीं जा रही हो? ममता कहती है, बेटा मैं माँ के घर जा रही हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूँगा, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगी। मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं, तुम नहीं जाना, अभी तुम्हारी स्कूल चालू हो रही है और पापा का ख्याल रखना, मैं आ जाऊँगी। इतने में दरवाजे में दस्तक होती है। वह सोचती है, इतनी दोपहर में कौन आ गया। वह दरवाज़ा खोलती है तो देखती क्या है, उसकी माँ खड़ी हैं। वह माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी माँ, कहाँ चली गई थी तुम? माँ कहती है, बेटा मैं तीर्थ यात्रा पर गई थी। आपने तो बताया ही नहीं था कि आपकी तीर्थ यात्रा पर जा रही हो, और इतने पैसे कहाँ से आए? अरे बेटा, मुझे भी कहाँ पता था, वह तो राम बाबू की कृपा से मेरी तीर्थ यात्रा हो गई, नहीं तो मुझको कौन तीर्थ यात्रा करवाता। मैं समझी नहीं, ज़रा ढंग से तो बताओ क्या बात है। बेटा तेरी शादी के बाद मैं तो अकेली हो जाती। राम बाबू की बुआ जो अपने गांव में रहती हैं, वह तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, तो राम बाबू ने मेरा इंतज़ाम भी उनके साथ करवा दिया, और हमारे साथ सरपंच जी का पूरा परिवार था। हम लोग चारों धाम की तीर्थ यात्रा पर गए थे। मेरा पूरा खर्चा राम बाबू ने ही किया। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। पर माँ, इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। बेटा अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, एक हाथ से काम कर लेते हैं, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। माँ, वह बहुत ही झूठे इंसान हैं। क्यों, क्या हो गया? ममता रोते हुए कहती है, माँ हमें धोखा दिया गया है। राम बाबू विदुर हैं और उनका एक 8 साल का बेटा है, और शादी के वक्त हमें यह बताया भी नहीं। माँ कहती है, ममता ये सब मेरी गलती है, मुझे भी सब पता था, और राम बाबू ने भी स्पष्ट कह दिया था कि लड़की को सब बातें बताई जाए, मगर मैं जानती थी अगर तुझे बताया जाएगा तो तू शादी नहीं करेगी, और मैं तेरे हाथ पीले करना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। माँ तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें मुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ माँ, अब मैं क्या करूँ? रोने लगती है। बेटा मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया। पर माँ, इधर राम बाबू शाम को घर आते हुए सोच रहे थे, आज ममता को उसकी माँ के घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरा घर फिर से वीरान हो जाएगा, और राहुल, उसको कैसे समझाऊंगा? वह रह लेगा क्या ममता के बिना? इसी उधेड़-बुन में वह घर पहुंच जाते हैं। ममता चाय पानी लाकर देती है। वे पूछते हैं, राहुल कहाँ है? वह बाहर गया है खेलने, उसको बुला लो, फिर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, आपकी पत्नी बनकर, राहुल की माँ बनकर। राम बाबू दंग रह जाते हैं उसकी बात सुनकर, और कहते हैं, मगर तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, वो धोखा मेरे अपनों द्वारा दिया गया था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दोपहर में माँ आई थी, मुझे सब बातें पता चल गई हैं। आपका क्या फ़ैसला है? ममता, मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, और अपनी बाहें फैला देते हैं, और ममता उनके चौड़े सीने में समा जाती है।